इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र में अमेरिका से डील और पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की प्रकाशित किताब पर 7वें दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोके जाने पर भी वो हंगामा करते रहे। लोकसभा शुरू होने के साथ ही सांसदों ने नारेबाजी की। इसके बाद 65 सेकंड के अंदर ही कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं 12 बजे की कार्रवाई शुरू हुई और 5 मिनट बाद ही इसे 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में भी राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा उठाया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एलओपी खड़गे से कहा कि 4 दिन हो गए हैं, राहुल गांधी नियम नहीं मानते, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं। तो राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अबोध बालक का बंधक न बनने दे। हंगामे के बाद विपक्षी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं। लोकसभा में उनके जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। वहीं बुधवार को बाजार खाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कुछ दिन पहले भी हवा में उड़ती पतंग के तार के हाई टेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो ट्रेनें जहां थी वहां रुक गई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में भी रखा है। मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी, जिसका उच्च स्तर पर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। संभल में जीएसटी छापेमारी को लेकर सराफा व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें, व्यापारी नाराजगी जताते हुए सराफा बाजार बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हाय हाय और गुलाबो देवी हाय हाय के नारे भी लगाए। जानकारी के अनुसार कल जीएसटी टीम ने चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में मोन्टू सराफा व्यापारी के यहां जांच पड़ताल की थी, जिसके बाद व्यापारी आक्रोशित हो उठे। सराफा व्यापारियों का कहना है कि छापेमारी में उनके कारोबार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। वहीं व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है और बाजार आज भी बंद है। हम खड़े हैं इस वक्त जनपद संभल के चंदौसी में। बात की जाए जीएसटी को लेकर के सफा व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि 1 महीने में 4 बार जीएसटी के छापे पड़े हैं, जो कि हमें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। और बात की जाए यहाँ की बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी, उनकी बात की जाए तो जिसको लेकर के यहाँ पर जो है उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। हाय हाय उनका कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी को यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर जो है व्यापारियों ने अब दड़ी बिछा ली गई है और दड़ी बिछाने के बाद में यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया गया है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से दड़ी बिछाने के बाद में यहाँ पर हम नहीं उठेंगे और दड़ी बिछा दी गई है। और यहाँ पर कहना है कि अगर मंत्री जी यहाँ पर आएंगे तभी होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार हमें लोगों के लिए शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, जो कि बीजेपी को हम लगातार करते हैं और बीजेपी हमें टारगेट कर रही है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ वो लगातार नारे लगा रहे हैं और
उनका कहना है कि अगर गुलाब देवी आएंगे और हमारे यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह से बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए हंगामा कर रहे हैं और व्यापारी सकूँ जिस तरह व्यापारी की बात की जाए तब मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से बात करेंगे बात करें। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो अधिकारियों की तानाशाही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारियों को उसमें बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए कुछ करना पड़े। हम मरने पिटने को तैयार हैं पर अपने व्यापारियों को उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बात की जाए तो यहाँ व्यापारियों के बचाव के लिए, देश के बचाने के लिए व्यापारियों ने एक जिंदाबाद के नारे लगाए, तानाशाही नहीं सहेंगे, इसी को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पे व्यापारी अब लगातार यहाँ रोड जाम कर दिया गया है और रोड जाम करने के बाद उनका कहना है कि अगर यहाँ पर बीजेपी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरीका से हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संबल। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। को लेकर के अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए हैं। एक बार उन्होंने कहा कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं हो रही है। चुनाव आयोग पे पहले ही वो सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि अब चुनाव आयोग जो है वो अपने दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा ले। अनिल राजभर मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, अखिलेश यादव ने ये बयान दिए हैं, लेकिन साथ में जो कांग्रेस है, आपका एक और विपक्षी दल, वो 100 दिन तक आपके सामने मोर्चा लेके खड़ा है। वीबी राम जी को हटा करके वापस रजिस्ट्रेशन किया जाए मनरेगा का। देखिए, कांग्रेस पार्टी को नाम से दिक्कत है। गांधी परिवार के हर आदमी से देश में पता नहीं कितनी योजनाएं चलाई गई और एक योजना भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के नाम से चला दिया तो उनको इतना ऐतराज है। भाई, मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता था रोजगार की, जी राम जी ने 125 दिन की गारंटी देने की बात कर दी। तो क्या दिक्कत है इस बात से? कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले मजदूरों के मजदूरी के साथ बेईमानी होती थी, भ्रष्टाचार होता था। अब ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर उनकी मजदूरी उनके खाते में नहीं गई तो सूद सहित ब्याज सहित आपको मजदूरी देना पड़ेगा। मजदूर के हित में बात कर रही है सरकार, गरीब के हित में बात कर रही है। और काम मांग लिया अगर श्रमिक ने, हम नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये भी हमारे श्रमिक के हित में है। कांग्रेस को इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं कि गरीब का कैसे भला हो। कांग्रेस को बस इससे मतलब है कि ये भगवान राम के नाम पर क्यों इसका नाम रख दिया। उनको एक और दिक्कत है कि गांधी जी का नाम आपने क्यों हटा दिया। रखते वही, अगर आपको यही योजना में इम्प्लीमेंट करना था आप कर सकते थे, गांधी जी का नाम रहने देते। नहीं, इस कानून से तो पूज्य बापू को भी श्रद्धांजलि दी गई। भाई, आप अंतिम क्षण याद करिए, बापू ने दुनिया छोड़ते हुए अंतिम शब्द क्या कहा, हे राम। तो ये तो बापू को भी श्रद्धांजलि है, लेकिन उन लोगों को कहां समझ में आएगा। देखिए, एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने पीसी के दौरान कहा था कि अब झंडा लगा ले चुनाव आयोग सीधे निशाने पर। देखिए, हमेशा से कटघरे में लोग खड़ा करते हैं भारत के चुनाव आयोग को। हर संवैधानिक प्रतिष्ठान को कटघरे में खड़ा प्रतिपक्ष करता है और ये कोई नई बात नहीं है। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह एक भय का वातावरण बना रहे हैं। बीएलओ से लेके हर अधिकारियों पर दबाव डालने का जो एक शुरुआत किया है उन लोगों ने, गलत किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कभी सड़क पर नहीं उतर सकते। उनको भी पता है कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। बस दिक्कत कहाँ है, फर्जी मतदाताओं के बदौलत राजनीति में थोड़ा लाभ इन लोग लेते रहे हैं। उनको लगता है कि ये सारे फर्जी मतदाताओं का नाम जब निकल जाएगा तो हम फिर फर्जी मतदाताओं का हमें सहारा नहीं मिल पाएगा। मतदाताओं को लेकर तो वो कहते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है वो आपके इशारे पर काम कर रहा है। जिसका नाम आपको जुड़वाना होता है वो जोड़ देता है, कटवाना होता है वो काट देता है। देखिए, बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। पूरी प्रक्रिया बिहार में खत्म हुई, एक भी मतदाता हम लोगों के सामने आया सिंगल जो ये कहा हो कि हमारा नाम गलत तरीके से निकाल दिया गया,
एक सिंगल मतदाता नहीं आया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नहीं आएगा, देश के दूसरे हिस्से में भी नहीं आएगा जब एसआईआर की कार्रवाई पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। ये बेवजह जनता को गुमराह करने का प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इनको डर है कि फर्जी मतदाताओं का सहारा अब हमको नहीं मिल पाएगा, बस और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस जो बोल रहे हैं वो उनकी राजनीतिक रणनीति है। उनका उद्देश्य अल्पसंख्यक और मुसलमानों को डराकर रखना है ताकि वो बीजेपी से अलग रहे और अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला सके। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार सभी लोगों के विकास और भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता को कोई डर नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। इस देश ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं ये काम कांग्रेस और ओवैसी साहब करते हैं। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों का मन एक ही चट्टे बट्टे हैं, और इन लोगों का काम शुरू से है अकलियत भाई मुसलमान भाई को डरा करके रखना कि भाजपा आएगा तुमको खा जाएगा। जबकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर 140 करोड़ और गंगा जमनी संबंध रख करके इस देश को आगे ले जाना है। रोड बनता है तो क्या किसी एक धर्म के लोग चलते हैं? अस्पताल बनता है कोई एक धर्म के लोग जाके इलाज कराते हैं? और इस तरह करके अगर हम देखें तो रेल में, एयर कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गांव में स्कूल बनता है, क्या एक धर्म के लोग जाते हैं? इस तरह ये ओवैसी, यही तो ओवैसी साहब और कांग्रेस का तो यही काम है, अकलियत और मुसलमानों को डराना और डरा करके बीजेपी से अलग रखना, अलग रख करके अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना। ये काम यही लोग किए। आज़ादी से लेके आज तक मुसलमानों को, अकलियत भाइयों को बीजेपी से अलग रख करके, यानी अकलियत कह करके, और इनको जो है देश में अलग थलग रखने का प्रयास किया गया है। जबकि मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को और जितने भी हमारे लोग हैं सभी को एक साथ आगे लेकर के देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा यह समझौता सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर देगा। अमेरिकी टैरिफ में 18% की कमी मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, निर्यात और रोजगार को यह बढ़ावा देंगे। ये समझौता मेक इन इंडिया, मेड फॉर ऑल द वर्ल्ड विजन को मजबूत करेगा। गुजरात के टेक्सटाइल, फार्मा, रसायन, पेट्रोलियम और आभूषण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई भी दी। પ્રગતિ યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ એ વિશ્વની નવા ભારતની શક્તિનો પરિચય છે। આ ડીલ માત્ર ઉદ્યોગ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાના નાગરિકોના હિતમાં અને નવી તકોના સર્જન માટેની ડીલ છે। જ્યારે વિશ્વની બે સૌથી મોટી લોકશાહી સાથે મળીને આગળ વધે ત્યારે સાચા અર્થમાં વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના ચરિતાર્થ થાય છે। એ દિશામાં આ ટ્રેડ ડીલ ભારત અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોની પ્રગતિમાં નવા અધ્યાયની શરૂઆત પણ છે। આ ડીલના પરિણામે મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર વર્લ્ડ વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા વિઝનને વધુ બળ મળશે। મેક ઇન ઇન્ડિયા ઉત્પાદનો પર યુએસ ટેરિફમાં 18% ઘટાડો એ ઉત્પાદન, એમએસએમઈ, નિકાસકારો અને રોજગાર સર્જન માટે નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન છે। ઉદ્યોગ સાહસિકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે વિશ્વના વ્યાપક બજારો માટે નવા દ્વાર ખુલશે। ગુજરાત મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ સાથે ટેક્સટાઇલ, ફાર્મા, કેમિકલ, પેટ્રોલિયમ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી જેવા ક્ષેત્રોમાં લીડર છે। ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલા આ ઐતિહાસિક કરારથી આ સેક્ટર્સના ઉત્પાદનોના એક્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન મળશે। એટલું જ નહીં, ગુજરાતના મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર્સ અને એમએસએમઈ સહિતના વેપાર ઉદ્યોગને સીધા લાભ થશે।
આ કરારથી ભારતની ગ્લોબલ ઇકોનોમી પ્રેઝન્સ પણ વધશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નિર્ણાયક નેતૃત્વ અને સિટીઝન સેન્ટ્રિક ડિપ્લોમસીથી ભારત યુએસ સંબંધોથી વૈશ્વિક શાંતિ અને સમૃદ્ધિને પણ વેગ મળશે. હું ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આ ઐતિહાસિક દ્વિપક્ષીય વ્યાપાર કરાર બદલ વડાપ્રધાનશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. देखते रहिए इंडिया वॉइस. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. रुक कर लेते हैं खबरों की ओर. खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो विकास की गति को रोकने में लगी हुई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में कांग्रेस ने 1,60,000 मकान बनाकर लोगों को दिए. उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है. जब कांग्रेस के पेट को ये बातें बुरी लगती हैं तो वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है. और क्या कुछ कहा नायब सिंह सैनी ने, चलिए आपको सुनाते हैं. आधुनिक सुविधाओं से देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो. अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है. और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का MSP पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो. लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है. चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो. लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा. कांग्रेस का ये देख करके सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है. और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ ना कुछ. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की. खबर मिर्जापुर से है, जहां एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. आपको बता दें, दिन दहाड़े एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना शाम करीब 8:30 की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार शराब के नशे में पंचदेव नोनिया चौहान का अपने ही मोहल्ले में रहने वाले रमेश बेनवंशी धरिकार से विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि रमेश ने धारदार हथियार से पंचदेव पर हमला कर दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल पंचदेव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. तो मिर्जापुर का ये पूरा मामला है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई. अब रुक कर लेते अगली खबर की. खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अर्शो अवस्थी ने गोदान फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है. उन्होंने फिल्म गोदान को समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म बताया. गोदान समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म है, इस पर रोक लगनी चाहिए. वहीं बीजेपी सरकार में भारत बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 बन गया है. बीजेपी नेता मांस सप्लाई के धंधे में शामिल है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के
द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर चुप्पी साधे हैं। सरकार कब तक समाज को बांटकर वोट की राजनीति करती रहेगी? बीजेपी और आरएसएस अब इस तरीके की फिल्में बनवाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है कि जिससे नफरत बढ़े। फिल्में तो इसलिए बनती थी कि जिनसे अच्छा संदेश मिले, शिक्षा मिले, लेकिन सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है। गोदान फिल्म में सीधे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग गाय को काटता है, ये अपने आप में सरासर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश संविधान से चलता है। भाजपा की चारों तरफ सरकार है। सभी को पता है कि भाजपा सरकार में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया है। शंकराचार्य लगातार गाय को राष्ट्रीय गौ घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उसे तैयार नहीं उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता स्वयं गौ हत्या में शामिल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो सनातन धर्म के सबके शीर्षस्थ संत शंकराचार्य हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और दिखाया जा रहा है सिर्फ एक विशेष वर्ग को। तो ये दर्शाता है कि भाजपा की हताशा चरम पर है। जनता अपने मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर जनता सवाल कर रही है। बीजेपी के पास उन मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। गोदान फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की फिल्म बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से बाहर आकर अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। सेंसर बोर्ड का काम इस तरीके की फिल्मों को रिलीज न करने के लिए सख्त आदेशित करना है, ना कि भाजपा की गुलामी करना। कब तक अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी क्रम में हरदोई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि बदमाश किसी भी वारदात की फिराक में थे, किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। तो आपको बता दें, मौके से 5 बदमाश जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। हरदोई पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।